जी, नमस्कार। स्वागत है विदाना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में मोहम्मद गोरी के आक्रमण को समझा था और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद से हमने ये समझा था कि यहाँ पर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, तो उसका एक विशेष परिचय हम लोगों ने समझा था। आज हम समझेंगे गुलाम वंश के बारे में और गुलाम वंश की स्थापना कैसे होती है, इसके संस्थापक कौन होते हैं और गुलाम वंश में कौन कौन महत्वपूर्ण शासक थे और उससे महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे एग्जाम से इम्पोर्टेंट होता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक का शासक रहता है, यानी मात्र 4 सालों तक ही यह शासन कर पाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गोरी का विश्वासी दास था, यानी मोहम्मद गोरी का जो है यह एक दास के रूप में था कुतुबुद्दीन ऐबक। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर के बाजार में एक काजी ने इसको खरीदा था। काजी का नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काजी और इसने खरीदा था इसको निसापुर के बाजार से और फिर बाद में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच देता है, किसके हाथों? मोहम्मद गोरी के हाथों। यानी उस समय मध्य एशिया प्रांत में गरीबी की वजह से घर के ही लोग ना किसी सदस्य को मार्केट में ले जाकर बेच देते थे और उसे खरीदा जाता था दास के रूप में। तो दास का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसका शोषण होता था, दास को हर प्रकार का काम करने की आज़ादी था, यानी दास राज दरबार में रह सकते थे। अभी हम लोग दास यह समझते हैं कि उसको सिर्फ घरों का काम करना और उसका शोषण करना ही रहता है, लेकिन यहाँ दास का मतलब कि उसको जरूरत पड़ने पर उसको युद्ध में लाया जा सके, युद्ध की नीतियाँ सिखाया जाए, राजनीति कूटनीति सिखाया जाए और वह राज दरबार का एक सदस्य के रूप में रह सकता था। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, आप देखेंगे मोहम्मद गोरी का दास था और जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है और कई क्षेत्रों को वह जीत लेता है, जिसमें आप देखेंगे कि राजस्थान के क्षेत्रों में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान की ये होता है, हार होती है और उस क्षेत्रों को मोहम्मद गोरी जीत लेता है। ठीक इसी तरीके से 1194 में जो आप देखेंगे कि जयचंद के साथ उसका युद्ध होता है, चंदावर का, जयचंद भी हार हो जाते हैं और लगभग कन्नौज का भी क्षेत्र जो है, जो बड़े बड़े शासक थे भारत में, उन सभी को परास्त करके इस पूरे साम्राज्य को अपने अधीन कर लेता है। उसके बाद जब यह रिटर्न जाता है तो सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बनाकर चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तुर्क जनजाति से था, यह तुर्क जनजाति का एक व्यक्ति था, तुर्क जनजाति से संबंधित था। इसने बचपन में आप देखेंगे कि निसापुर के बाजार में एक काजी के हाथों वह बिक गया था और उसके बाद जो है इसको खरीदा किसने? मोहम्मद गोरी ने खरीदा। ऐबक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी ने दास वंश का संस्थापक बना, क्योंकि यहाँ का शासक बनाकर चले गए मोहम्मद गोरी और यहाँ पर दास वंश यानी इसके उत्तराधिकारी यानी दास के रूप में आते गए, तो यह दास वंश भी कहा गया। कई इतिहासकार आप देखेंगे यह मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का दास था। इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण शासक बलबन, यह इल्तुतमिश का दास था। तो जो महत्वपूर्ण शासक थे एक दूसरे के दास थे, इसलिए इसको इतिहासकार मानते हैं कि यह जो है इसे हम दास वंश के रूप में समझेंगे या गुलाम वंश के रूप में समझेंगे। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह अलग अलग प्रकार के मुसलमान हैं, तो यह कहने का मतलब है कि यह तुर्क मुसलमान है कुतुबुद्दीन ऐबक, और यह जो है आप देखेंगे इल्बरी तुर्क मुसलमान है, और इधर आप देखेंगे बलबन जो है बलबनी मुसलमान यानी बलबनी वंश से संबंधित है। तो अलग अलग कुल के होने की वजह से इसको कुछ इतिहासकार गुलाम वंश न कह के इसे मामलुक वंश के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पुस्तकों में ममलुक वंश मिलेगा, ममलुक वंश या मामलुक वंश, तो यह कई पुस्तकों में मिल जाएगा कि यह कह देगा प्रश्न कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित है, और ऑप्शन में गुलाम वंश नहीं देगा, न ही दास वंश देगा, उसमें दे देगा मामलुक वंश। तो ध्यान रखना है कि इसके पूर्वज इसके वंश के आधार पर अलग अलग वंश के होने की वजह से इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में जरूर रखेंगे। इधर आप देखेंगे कि इसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर में रखी थी।
जबकि मोहम्मद गोरी इंद्रप्रस्थ में मुख्यालय बनाकर गया था और इसने अपनी राजधानी कहाँ रखी, लाहौर में रखी और लाहौर से ही शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया। कारण क्या था लाहौर राजधानी रखने का? क्योंकि इधर आप देखेंगे कि भारत में अधिकतर जो बाहर से लोग आते थे या इसी क्षेत्रों से आते थे, उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों से। तो यही उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यहाँ पर लाहौर में इसने अपने को रखा और यहीं से उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से चूंकि लड़ना आसान रहे, उन्हें रोकना आसान रहे, इसने अपनी राजधानी कहाँ रखा, लाहौर में रखा। ठीक है, तो यह बात आप समझ गए होंगे कि इसकी राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर में थी। इसके बाद आप देखेंगे कि उसने सुल्तान की उपाधि धारण किए बगैर ही इस सत्ता का जो है संचालन कर रहा था। इस समय कहा जाता है कि इसने जो दास वंश की नींव रखी, तो यह एक संस्थापक, एक संचालक के रूप में था या शासक के रूप में था। तो शासक तभी लोग होते थे जब उसको खलीफा जो है उसे सुल्तान की उपाधि देते थे। लेकिन यह जो था इसे खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि नहीं दिया गया था, फिर भी यह एक शासक के रूप में कार्य कर रहा था। कुछ दिनों के बाद 1208 ईस्वी में आप देखेंगे कि खलीफा का जो भतीजा जो है इसे दास से मुक्त कर देते हैं और इसे सुल्तान की उपाधि भी देते हैं। लेकिन कई इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि इसको सुल्तान की उपाधि नहीं मिली थी, बिना सुल्तान की उपाधि धारण किए हुए यह जो है शासन चला रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दानी प्रवृत्ति की वजह से, यानी लाखों का दान देने की वजह से इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि ऐबक का अर्थ क्या होता है। ऐबक कई बार एग्जाम में आता है भैया। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। जो चंद्रमा का देवता है उसे ऐबक कहा जाता है, या चंद्रमा की तरह दिखने वाला ऐबक कहलाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ऐबक मतलब चंद्रमा का देवता, और इसे लाख बख्श क्यों कहा गया? तो लाख बख्श का मतलब कि यह लाखों का दान देता था, दोनों हाथों से यह दान देने की प्रवृत्ति इसके पास थी, तो इसलिए इसे दानी प्रवृत्ति की होने की वजह से लाख बख्श कहा जाता है। यह नहीं चाहता था कि हमारी तरह भी कोई गुलाम हो, हमारी तरह भी जो है लोग बिके मार्केट बाजारों में, तो यह जो है लोगों को, गरीबों को दान दिया करता था, इसलिए दान देने की वजह से इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। अब इसके कुछ स्थापत्य की बात कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक स्थापत्य किया जिसने दिल्ली में मस्जिद का निर्माण कराया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया? दिल्ली में कराया। और इधर अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। अब यह यहाँ पर बीपीएससी 2015 में प्रश्न आया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। हालांकि 2.5 दिन का झोपड़ा आप देखेंगे, इससे पहले एक संस्कृत विद्यालय था और यह संस्कृत विद्यालय का निर्माण जो है चौहान वंश के जो है शासक विद्याधर के द्वारा कराया गया था। 2.5 दिन का वहां पर एक विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय। और बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक का आक्रमण होता है तो यहाँ पर इसका नाम कर दिया जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा और मस्जिद का निर्माण करा दिया जाता है। तो यह ध्यान रखना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। और 2.5 दिन का झोपड़ा का नाम किसने दिलाया? तो ऐबक ने। निर्माण इसके पहले जो था वह 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो संस्कृत विद्यालय ही था। तो यह पॉइंट्स आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है याल्दौज की पुत्री से विवाह किया। याल्दौज जो है ये जो आप देखेंगे कि मध्य एशिया के शासक के रूप में याल्दौज काम कर रहे थे, तो उसकी पुत्री से इसने विवाह किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बहन का विवाह जो है कुबाचा से करा दिया। कारण क्या था कि याल्दौज और कुबाचा को हमेशा इससे डर लगा रहता था कि ये लोग आक्रमण कहीं भारत क्षेत्र पर ना कर दे, तो इसने याल्दौज की पुत्री से विवाह कर लिया, एक विवाह की नीति अपना, और कुबाचा को जो है अपनी बहन से विवाह करवा दिया। तो यहाँ पर इन दोनों के साथ जो है रिलेशन स्थापत्य हो गया। इसके साथ यही दो समस्या थी कि कुबाचा का आक्रमण ना हो जाए या याल्दौज की आक्रमण हमारे शासक पर, हमारे शासन पर ना हो जाए। इसकी ये दो समस्या थी, प्रमुख समस्या थी, जो विवाह की नीति से इसे सॉर्ट आउट कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करा देता है। इल्तुतमिश उसका
दास था और अपने दास के साथ ही अपने पुत्री का विवाह करा देता है। वो बात की कहानी हम लोग आगे समझेंगे। इधर आप देखेंगे कि दिल्ली में इसने कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने एक काजी बख्तियार काजी के नाम पर एक कुतुब मीनार का जो है स्थापना कराता है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसके नाम पर? तो बख्तियार काजी के नाम पर। बख्तियार काकी था, वह एक काजी थे। काजी का मतलब जो मुसलमान का धर्म गुरु होते हैं उसे काजी कहते हैं। तो बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का जो है स्थापना कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर? तो दिल्ली में। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत कम समय में, चूंकि 1206 ईस्वी में इसने सत्ता का संचालन शुरू किया और मात्र 4 साल ही सत्ता का संचालन कर पाया, इसने पूरे साम्राज्य को विस्तृत अभी कर नहीं पाया था। तब तक 1210 ईस्वी में चौगान अथवा पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। पोलो अर्थात घोड़े पर हॉकी के माध्यम से गेंद को बाहर फेंकना, वह एक पोलो खेल खेल रहा था और घोड़े से ही गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है कि प्रश्न आता है कि वह कौन सा ऐसा सुल्तान था, कौन सा ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई या घोड़े से गिरकर हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद इसने उसे आगरा में ही दफनाया गया। तो इसका जो है आप देखेंगे कि इसका जो है कहाँ दफनाया गया? तो आगरा में दफनाया गया। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र आराम शाह होता है। आराम शाह 1210 ईस्वी में इसका उत्तराधिकारी होता है, परंतु आराम शाह योग्य शासक नहीं था, एक अयोग्य शासक था। अब समझे कि इसका एक दास था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अमीरों की सहायता लेकर और आराम शाह पर आक्रमण कर दिया और आराम शाह पर आक्रमण करके इसकी हत्या कर देता है और हत्या करके और स्वयं जो है शासन संभाल लेता है, जिसे आप देखेंगे स्वयं इस गुलाम वंश का जो है एक वास्तविक संस्थापक के रूप में आ जाता है और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी कराता है। आराम शाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र 1210 ईस्वी में शासक बना, लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। यह ज्यादा दिनों तक नहीं शासन करता है। तो ये थोड़ा बहुत याद रखना है कि गुलाम वंश में आराम से आया और आराम से चला गया, मतलब मात्र 8 महीनों का शासन रहता है इसका। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक दास था जिसका नाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने उसके पुत्र आराम शाह पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर और उस सत्ता का जो है संचालन स्वयं करना शुरू कर दिया। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, जबकि इल्तुतमिश भी आप देखेंगे यह भी किसी दूसरे का ही गुलाम था। इल्तुतमिश जो है पहले गियासुद्दीन महमूद का गुलाम था। इल्तुतमिश को इसके भाइयों ने ही इसे बेच दिया था और यह इल्बरी तुर्क से संबंधित था और इसके भाइयों के द्वारा ही बेच दिया गया था गियासुद्दीन महमूद को। अब गियासुद्दीन महमूद से इसने खरीद लिया, जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। इसे खलीफा के द्वारा बाद में आप देखेंगे अमीर ए आखुर की उपाधि दी गई। खलीफा के द्वारा इल्तुतमिश को अमीर ए आखुर की उपाधि दी गई और जब यह दिल्ली सल्तनत यानी दास वंश का जो शासक बना, तो उस समय खलीफा ने इसे सुल्तान पद की जो है स्वीकृति दी और इसे खिल्लत कहा। यह पहला ऐसा शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण कर, यानी खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण कर और तब यह जो है शासन का संचालन कर रहा था। इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। यानी दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन दास वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। चूंकि इल्तुतमिश जो है सुल्तान पद की उपाधि धारण की और इसने कई सारे कार्य अपने क्षेत्रों में कराया, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। एक इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद इसे कहते हैं कि यह दास वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली लेकर आया। चूंकि आप देखेंगे कि दास वंश की राजधानी जो थी गुलाम वंश की, यह था लाहौर में। अब लाहौर से संचालन भारत का किया जा रहा था। इसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी राजधानी कहाँ लेकर आ गया? तो दिल्ली में आ गया। अब इसके बाद इसी ने एकता प्रथा चलाई, क्योंकि इसको लगता था कि जब अपने साम्राज्य पर शासन करना हो तो 2 चीजों की बहुत आवश्यकता है। एक तो बुद्धिजीवियों का समूह होना और दूसरा आय का स्रोत होना।
तो आय का स्रोत के लिए इसने एक इक्ता प्रथा चलाई, भूमि के बदले टैक्स का वसूली करना। तो यह टैक्स जो है इक्ता प्रथा कहलाया। तो इक्ता प्रथा चलाया और साथ में इसने एक तुर्कान ए चिहलगानी नाम का एक दल गठित किया जिसमें 40 सदस्य थे और इसके 40 गुलाम भी कहे जाते हैं कि इसी का इल्तुतमिश के 40 गुलामों का एक दल था। और यह 40 सदस्य जो थे यह बुद्धिजीवियों का सदस्य था जिसे तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता है। यह बुद्धिजीवी यह निर्णय लेने में या निर्णय कराने में यह सहयोग करते थे इल्तुतमिश का। इसने शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया, यानी दिल्ली सल्तनत काल में पहली बार किसी ने शुद्ध अरबी सिक्का जो जारी कराया वह था इल्तुतमिश। इसने चांदी का बना हुआ सिक्का जिसे टका कहा गया, इसने तांबे का बना हुआ सिक्का जिसे जीतल कहा गया, इस प्रकार के सिक्का का प्रथा शुरू किया, सिक्का चलवाया। कुतुब मीनार का निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। आप देखेंगे कि ऊपर का जो 2 मंजिला था वह धराशायी हो गया या बना नहीं था, तो उस समय उसका निर्माण पूरा करवाता है। कुतुब मीनार को अंतिम रूप से निर्माण पूरा कराने वाला जो शासक था वह था इल्तुतमिश। इसके बाद भी देखिएगा कि जब कुतुब मीनार पर वज्रपात हो जाता है तो ऊपर का एक तल ढह जाता है, तो तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक आएगा और फिर उसको निर्माण कराएगा। तो अभी बीपीएससी का आप देखेंगे 66वीं आयोग 66वीं या 67वीं में क्वेश्चन आया था कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। तो कुतुब मीनार का निर्माण की नींव किसने डाला, तो आएगा यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसका पूरा किसने करवाया, पूरा निर्माण पूरा किसने करवाया, तो ये हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। और बाद में वज्रपात होने की वजह से फिर टूटकर फिर उसको रिपेयरिंग किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित ही आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराने वाला व्यक्ति जो था वह था इल्तुतमिश था। इसने मंगोल शासक चंगेज खां का भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में जब आक्रमण हुआ था तो इल्तुतमिश के समय ही हुआ था। आप देखेंगे कि इधर चंगेज का शासन चल रहा था, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इधर मंगोल शासन था और मंगोल का चंगेज एक शासक थे जो यह भारत पर आक्रमण करता है। तो इसके समय में इल्तुतमिश के समय में ही उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में आक्रमण होता है मंगोलों का, लेकिन यह भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, यहीं से वो सब रिटर्न हो जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज उसका शासक होता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो होता है रुकनुद्दीन फिरोज शासक बनता है, गद्दी पर बैठता है। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज जो है ज्यादा दिनों तक शासक नहीं बन पाता है, कारण कि यह भी अयोग्य शासक था। अब इसी का एक पुत्री है रजिया सुल्तान। यह रजिया सुल्तान अमीरों और तुर्कों से मिलकर यह शासिका के रूप में बनती है 1236 में। आप देखेंगे कि 1236 में प्रथम महिला मुस्लिम शासिका के रूप में रजिया सुल्तान बनती है। रजिया सुल्तान जब यह शासिका बनती है तो धीरे धीरे अपने पिता की तरह शासन को शुरू करती है। पिता जैसे शासन चला रहे थे वैसे शासन व्यवस्था को प्रारंभ करती है। यह धीरे धीरे अपने दरबार में महिला वस्त्र को न पहनकर पुरुष का वस्त्र पहनकर आती थी, टोपी लगा कर आती थी। अब देखिए धीरे धीरे यही चीजों को देखकर यह पर्दा प्रथा को त्याग चुकी थी, जिसकी वजह से दरबार के कुछ ऐसे जो दल थे, कुछ ऐसे लोग जो थे वह उसको बुरा कहने लगे और उसको जो है अयोग्य के रूप में समझ रहे थे। और उसी में दरबार में 2 गुट बट गया, एक रजिया के पक्ष में और दूसरा रजिया के विरोध में, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि रजिया ने इसका एक और घटना घटित होती है कि रजिया सुल्तान का प्रेम हो जाता है याकूत से। अब याकूत से प्रेम होने की वजह से याकूत को बड़े बड़े पद देना शुरू कर देती है। हद तो तब हो गई कि जब इसने अश्वशाला का प्रधान नियुक्त कर दिया याकूत को। अब इसके वजह से जो दरबार में अन्य लोग थे उन लोगों को यह बुरा लगा और इसके बाद यह जो है आप देखेंगे कि इसके बाद इसको जो दरबार में कुछ लोग थे जिन्हें बुरा लगा, यह भटिंडा के एक डाकुओं का सरदार था अल्तुनिया जो है भटिंडा का शासक था। और उसके बाद उसको निमंत्रण दे दिया जाता है भटिंडा के शासक को अल्तुनिया को कि आप रजिया सुल्तान पर आक्रमण कीजिए, हम आपके समर्थन में रहेंगे। और इसके बाद अल्तुनिया जो है रजिया सुल्तान पर आक्रमण कर देता है और उसके दल वाले समर्थन में आ जाते हैं। रजिया सुल्तान जब हारने को आती है तो रजिया सुल्तान एक कूटनीति का प्रयोग करती है। कूटनीति कहती क्या है कि अल्तुनिया हम तुमसे विवाह करना चाहती हैं।
और अल्तुनिया इससे इस पर राजी हो जाता है और अल्तुनिया रजिया सुल्तान से विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद अब ये दोनों जो है जब दिल्ली से बाहर निकल जाते हैं तो उस समय दिल्ली का जो है दिल्ली की गद्दी खाली हो जाता है। दिल्ली पर कोई नहीं था तो इधर इल्तुतमिश का सबसे छोटा लड़का जिसका नाम था बहराम शाह, बहराम शाह क्या करता है कि इस दिल्ली की गद्दी को जब खाली पाकर उस पर आसन हो जाता है और उसके बाद जो है कि इसके बाद डाकुओं के द्वारा डाकुओं को भेजकर रास्ते में ही रजिया और अल्तुनिया को जो है हत्या करवा देता है और दिल्ली का शासक स्वयं बन जाता है बहराम शाह। तो यह बात समझ में आनी चाहिए कि रजिया का जो विवाह किसके साथ हुआ, अल्तुनिया। इसका प्रेम प्रसंग किसके साथ था, याकूत के साथ। और इसकी हत्या आप देखेंगे कि कैथल क्षेत्र में इसकी हत्या किसके द्वारा करवा दिया गया, बहराम शाह के द्वारा। और कई इतिहासकार कहते हैं कि इसको डाकुओं के द्वारा जो है इसकी हत्या करवा दिया गया। तो यही बात रहती है कि बहराम शाह ने रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या करवा दिया 1240 ईस्वी में। तो यहाँ से एक दो प्रश्न आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक प्रश्न निश्चित आते हैं ज्यादातर एग्जाम में कि भारत की वो कौन सी ऐसी पहली महिला शासिका थी। तो महिला शासिका के रूप में रजिया सुल्तान थी। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखेंगे कि बहराम शाह 1240 से 1242 तक, इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक। ठीक, इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी तक। तो यह जो शासक थे, ये तीन शासक देखेंगे, सिर्फ इन्होंने अपना कोई साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, एकदम न्यूट्रल रहना इन्होंने अच्छा समझा और इसके द्वारा कोई काम हुआ नहीं, इसलिए इसको इतिहास में हमें बहुत विशेष समझने की आवश्यकता नहीं है और इससे संबंधित क्वेश्चन ना के बराबर आता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है बलबन। अब देखेंगे कि नासिरुद्दीन महमूद जो है, अब इसमें बलबन चूंकि इल्तुतमिश के, इधर आप देखेंगे कि इल्तुतमिश का एक ये था जिसका नाम जो गुलामों का दल था जिसे तुर्क ए चहलगानी कहेंगे, और तुर्क ए चहलगानी का जो है यह एक सदस्य के रूप में था बलबन, और सदस्य होने की वजह से यह इल्तुतमिश का दास भी था। अब यह एक योग्य शासक के रूप में था, इसको कई नीतियाँ आती थी, राजनीति की व्यवस्था अच्छे से जानकारी थी। इसने बलबन का आप देखेंगे कि इसका पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह 1249 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से किया। यह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के साथ जो है इसका एक वैवाहिक संबंध हो जाता है। चूंकि बलबन अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से करता है तो यह नासिरुद्दीन महमूद का ससुर हो जाता है, और ससुर होने की वजह से नासिरुद्दीन महमूद ने उसे उलूग खां की उपाधि दी। नासिरुद्दीन महमूद ने इसे उलूग खां की उपाधि देता है, और इसके बाद इसने एक कूटनीति का प्रयोग करके क्या करता है, बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति चलाता है और एक कूटनीति का प्रयोग करके अपनी बहन का जो है और नासिरुद्दीन महमूद का जो है उसको पराजित कर देता है, परास्त कर देता है। एक ऐसे समय हो जाता है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिस वक्त यह राजा था, शासक था, अंत में ऐसी स्थिति आती है कि वह टोपी सिलकर अपना जो है जीवन यापन कर रहा था। इतिहासकार मानते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद का अंत जो है टोपी सिल कर अपना जो है जीवन यापन करने पर मजबूर कर दिया था बलबन ने। और बलबन एक सत्ता का जो है अपने अंदर ले लेता है, सत्ता को जो है इससे छीन लेता है नासिरुद्दीन महमूद से, और सत्ता का संचालन स्वयं करने लगता है। और इसने रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति का मतलब तलवार के बल पर इसने कई क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया, और रक्त एवं लौह की नीति से इसने कई ऐसे प्रथा को चलाया जो अपने दरबारियों पर और जो साम्राज्य के जो लोग थे उनके ऊपर जो है शासन करना शुरू किया। इसने देवत्व के सिद्धांत को माना। देवत्व के सिद्धांत को मानना अर्थात इसने स्वयं को जिल्ले अल्लाह की जो है, जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब के रूप में उपाधि दिया। जिल्ले अल्लाह मतलब मैं स्वयं अल्लाह का प्रतिबिंब हूँ। इसने देवत्व का सिद्धांत आप करके, और इसने आप देखेंगे कि स्वयं इसने एक प्रथा शुरू कर देता है जिसका नाम होता है सिजदा और पाबोस प्रथा। सिजदा का मतलब कि मैं एक ईश्वर हूँ तो मेरे सामने जो है झुको, और झुकना, और ये हुआ सिजदा, सिजदा प्रथा। और पापोस प्रथा मतलब झुककर और मेरे पैरों को चूमो, तो यह पापोस की प्रथा इसी ने शुरू किया था, स्वयं को ईश्वर मानते हुए।
इसने बाद में निरंकुशता का सिद्धांत शुरू किया। निरंकुशता का मतलब कि जो है एकदम निरंकुश रहना, यह निरंकुशता का सिद्धांत शुरू किया। इसने तुर्कान-ए-चिहलगानी जो इल्तुतमिश का 40 सदस्यों का दल था, इस दल को समाप्त कर दिया और उस 40 सदस्यों में जितने सदस्य थे उन सभी सदस्यों की हत्या कर देता है और हत्या करके इस तुर्कान-ए-चिहलगानी के जो है जो दल था उस दल का विघटन कर देता है और समाप्त कर देता है। उसने एक नए सैन्य विभाग की स्थापना की। जो सैन्य विभाग था उसका नाम था दीवान-ए-अर्ज और दीवान-ए-अर्ज की स्थापना किसने किया? तो बलबन ने। बलबन ने सैन्य की जो है विस्तार किया, सेनाओं का विस्तार किया और बलबन ने साम्राज्य का भी विस्तार इसने किया रक्त एवं लौह की नीति को अपनाते हुए। इसी ने आप देखेंगे कि सिजदा और पापोस प्रथा चलाई। वही मैंने बताया, सिजदा का मतलब कि दरबार में जो है शासक के सामने झुकने की प्रवृत्ति और उसे सिजदा कहा गया। और पापोस मतलब दरबार में जो शासक थे उसका जो है पैरों को चूमना, झुक कर, यह पापोस की प्रथा भी बलबन ने ही शुरू कराया था। इधर आप देखेंगे कि इसने एक फारसी त्योहार है, फारसी त्योहार नौरोज, ये नौरोज को आरंभ करवाया भारत में। नौरोज जो है पहले फारसी त्योहार मनाया जाता था, अब इधर भारत में मनाना शुरू हो गया। यह तुर्क के क्षेत्र में, मध्य एशिया के क्षेत्र में इस त्योहार को मनाया जाता था, लेकिन भारत में भी मनाना प्रारंभ करवाया बलबन ने। इसके बाद देखेंगे कि बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया। एक टाइम था कि मंगोल का आक्रमण होता है इल्तुतमिश के समय, जो चंगेज खां आता है लेकिन भारत के अंदर क्षेत्रों में नहीं पहुंचता है। वही बलबन के समय में आप देखेंगे कि बलबन के समय में मंगोलों का आक्रमण दिल्ली तक होता है और इसको मंगोलों के आक्रमण से बचाने का काम बलबन ने किया। इधर आप देखेंगे अमीर खुसरो और अमीर हसन, यह दो दरबारी कवि थे। यह इसके दरबारी कवि के रूप में अमीर खुसरो और अमीर हसन जो एक मुख्य कवि के रूप में आप देखने को मिलेगा। इनके कई पुस्तकों की रचना हुई है, कई कविताओं की रचना हुई है। तो यह किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में रहते थे। इसके बाद बलबन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र कैकुबाद होता है और कैकुबाद 1287 से 1290 तक होता है, मात्र 3 सालों तक शासन करता है। और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी इसका भाई क्यूमर्स होता है, मात्र 1 साल 1290 तक होता है, यही अंतिम शासक के रूप में होता है। इसके बाद आप देखेंगे क्यूमर्स के बाद खिल्जियों का आक्रमण होता है और खिल्जी वंश का नींव रखा जाता है। गुलाम वंश के बाद खिल्जी वंश की स्थापना शुरू हो जाती है। तो यह हमें लगता है कि गुलाम वंश के बारे में आप यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आप समझ गए होंगे। एक बार वीडियो को फिर से शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और इससे संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो उसे जरूर टिक कीजिए और इसके अलावा भी पुस्तक में दिए हुए डिटेल्स को आप जरूर पढ़ें, जिससे आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है प्रश्न आसानी से हल हो सके। मिलते हैं अगले क्लास के लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।